हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। यूनिट फर्स्ट में रक्त और परिसंचरण की कार्यकी के पिछले लेक्चर में हमने रुधिर स्कंदन करने वाले कारकों का अध्ययन किया था कि ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो कौन कौन से कारकों के द्वारा की जाती है, कौन से कारक ब्लड की क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। आज हमें ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि के बारे में पढ़ना है कि जो रक्त स्कंदन है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार की होती है। तो आज की जो हमारी हेडिंग है रक्त स्कंदन की क्रियाविधि, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है, रक्त स्कंदन की जो प्रोसेस है किस तरह से संपन्न होगी। अब इसके अंदर जो रक्त स्कंदन है, ब्लड क्लॉटिंग जो हमने पढ़ा है, यह हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि जो कोएगुलेशन की या स्कंदन की जो प्रोसेस है वो एक कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड क्यों नाम दिया था इसको? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सारी रिएक्शन का जाल चलता है, अभिक्रियाओं का एक नेटवर्क होता है जिसके द्वारा ब्लड की क्लॉटिंग होती है, स्कंदन होती है। इसीलिए इसे कोएगुलेशन कैस्केड कहा जाता है। हिंदी में स्कंदन कैस्केड के नाम से इसे जाना जाता है। तो एंजाइम होते हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं होंगी, इसलिए कैस्केड के नाम से इसे जाना जाता है। होता क्या है ब्लड का क्लॉटिंग होना? जब कोई चोट वगैरह लगेगी तो कुछ समय बाद ब्लड का बहना रुक जाता है, जिसे हम ब्लड का क्लॉट होना कहते हैं, रक्त का स्कंदन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रक्त स्कंदन की क्रियाविधि में, जो रक्त स्कंदन है एक प्रकार की कैस्केड अभिक्रिया होती है, एक प्रकार की कैस्केड अभिक्रिया है। कैस्केड का मीनिंग याद रखना है। कैस्केड का अर्थ ये है यहाँ अभिक्रियाओं का एक नेटवर्क या जाल जो है वो पूरा जाल, इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है और उस जाल के द्वारा ये ब्लड की क्लॉटिंग होती है, इसलिए इसको कैस्केड अभिक्रिया बोला जाता है। सेकंड, जो रक्त स्कंदन है उसके अंदर कुछ प्रमुख घटनाएं होंगी। जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि जो रक्त वाहिनी है वो टूटती है। तो रक्त वाहिनी, जैसे कोई किसी भी भाग में शरीर में रक्त वाहिनी कटी, तो जो रक्त वाहिनी कटेगी उस वाले हिस्से से कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, कुछ रसायन सिक्रेट होंगे। उन कारकों के द्वारा प्लेटलेट्स के अंदर चेंज किया जाएगा। प्लेटलेट्स में चेंज होंगे, वो स्पाइनी या कांटे के समान हो जाते हैं और कांटे के समान होने के बाद वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जहाँ पर कट लगा है उस वाले भाग पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। इसे प्लेटलेट्स का क्लॉट कहते हैं। इसके बाद जो प्लेटलेट्स का क्लॉट है उसके द्वारा और जो कटी हुई वाहिनी है उसके द्वारा कुछ केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं, कुछ स्कंदन कारक सिक्रेट किए जाते हैं। वो स्कंदन कारक क्या करते हैं? जो हमारे रक्त के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है केमिकल स्कंदन कारक, उसे थ्रोम्बिन में बदलेंगे। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिनोजन हमारे रक्त में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन है, उसको अघुलनशील फाइब्रिन में थ्रोम्बिन बदलता है। फाइब्रिन का एकलक बनता है, रेशा बनता है, और ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग कारक, या जो हमने कल पिछले लेक्चर में फैक्टर्स पढ़े थे, लास्ट फैक्टर 13 फैक्टर, उसके द्वारा इन फाइब्रिन एकलक को आपस में जोड़कर फाइब्रिन का एक नेटवर्क बनाया जाता है। उस नेटवर्क के अंदर, उस जाल के अंदर रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं, जिससे ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? रक्त स्कंदन की जो कैस्केड अभिक्रिया है, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्षतिग्रस्त जो रुधिर वाहिनी है, क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी के द्वारा कुछ कारक स्त्रावित किए जाते हैं। ये कारक
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी बोल सकते हैं, हमें ध्यान रखना है प्लेटलेट्स की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं और प्लेटलेट्स को स्पाइनी का मतलब है कांटेदार संरचना में बदल देते हैं, स्पाइनी संरचना के अंदर ये बदल देंगे। यानी इस तरह की प्रोसेस होगी इसके अंदर, जैसे कोई नलिका, ये एक रक्त वाहिनी है, इसके अंदर यहाँ पर कट लगा, ये कट लगने के बाद क्या होगा, पहले प्लेटलेट्स इस तरह की थी गोलाकार संरचना, कट लगने के बाद जो फैक्टर रिलीज होंगे इनको किस संरचना के अंदर चेंज कर देंगे, इस तरह की स्पाइनी स्ट्रक्चर के अंदर प्लेटलेट्स को चेंज कर देंगे, कंटिका युक्त या स्पाइनी स्ट्रक्चर में इनको बदल देंगे। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई है, कट लगा, कट लगने के बाद कुछ फैक्टर रिलीज हुए, उन फैक्टर ने प्लेटलेट्स की संरचना में चेंज किया, प्लेटलेट की संरचना कांटेदार, कंटिका युक्त या स्टिकी हो गई। इसके बाद क्या होगा, ये प्लेटलेट्स जहाँ से रक्त बह रहा है, जैसे यहाँ से रक्त बह रहा है तो इस भाग पर जाकर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। जैसे नीचे हम दिखाएं, ये वाला भाग है, यहाँ से रक्त बह रहा है तो प्लेटलेट्स इस जगह पर जाकर इस तरह से जुड़ जाती है। तो ये प्लेटलेट्स कटी हुई वाहिनी पर जाकर जुड़ जाती है। ये हमको दिखाई दे रहा है, प्लेटलेट जो कटा हुआ हिस्सा है उस हिस्से में जाकर क्या हो गई, अटैच हो गई, तथा प्लेटलेट्स क्लॉट बनाती है। प्लेटलेट्स आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर देगी, प्लेटलेट्स क्लॉट का। ये यहाँ तक की प्रोसेस है। ये जो बना है ये क्या है, प्लेटलेट्स का क्लॉट। प्लेटलेट्स का क्या बन गया, ये क्लॉट बन गया, सबसे पहले ये होगा। इसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स का क्लॉट बना है, ये प्लेटलेट्स का क्लॉट और टूटी हुई जो रुधिर वाहिनी है उनके द्वारा कारक स्त्रावित किए जाते हैं, रक्त स्कंदन के कारक या फैक्टर का सिक्रेशन किया जाएगा। ये फैक्टर रक्त में उपस्थित थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देंगे, और जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। तो अगली स्टेप के अंदर क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी, क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी व प्लेटलेट्स द्वारा रक्त स्कंदन कारक स्त्रावित किए जाते हैं। यानी ये जो क्षतिग्रस्त वाहिनी है इसके द्वारा और प्लेटलेट्स के क्लॉट के द्वारा या प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त स्कंदन कारक का सिक्रेशन किया जाएगा, रक्त स्कंदन कारकों को स्त्रावित किया जाएगा। ये कारक क्या करते हैं, रक्त स्कंदन कारक, ये कारक रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलते हैं, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलते हैं। यानी इनके द्वारा रक्त में जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको सक्रिय किस में बदल दिया जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन द्वारा रक्त में उपस्थित घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को
घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदला जाता है, अघुलनशील फाइब्रिन में बदलता है। यानी जो थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ब्लड के अंदर जो है घुलनशील फाइब्रिनोजन है, उस घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देगा। अब यहाँ फाइब्रिन के एकलक बन गए, फाइब्रिन की इकाई बन गई, तंतु बन चुके हैं। इन तंतुओं को रक्त स्कंदन का कारक 13, लास्ट कारक जो हमने पढ़ा था फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक, वो कारक आपस में जोड़ देता है, जिससे फाइब्रिन का एक जाल बन जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इन फाइब्रिन प्रोटीन से फाइब्रिन रेशे बनते हैं। फाइब्रिन रेशे, एकलक भी इनको हम बोल सकते हैं, इन रेशे बनते हैं जिन्हें फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक या कारक 13 बहुलक में बदल देता है, बहुलक में बदल देता है। यानी जो एक एक रेशे बने हैं, इस तरह के रेशे बनेंगे फाइब्रिन के, तो इन रेशों को आपस में जोड़कर ये जो है फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक इस तरह के बहुलक के अंदर चेंज कर देगा। जब ये बहुलक बनेगा तो इन बहुलक से या इस फाइब्रिन बहुलक से फाइब्रिन का जाल बन जाता है, फाइब्रिन का जाल बनता है, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती है तथा थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। यानी ये जो बना है ना जाल, फाइब्रिन रेशे आपस में जुड़े, आपस में जब ये जुड़ गए तो इनके कारण क्या होगा, ये हमारा ऊपर वाला डायग्राम या प्लेटलेट्स का क्लॉट था, ये प्लेटलेट्स का क्लॉट है। इस प्लेटलेट्स के क्लॉट पर अब कौन सा जाल आ जाएगा, ये फाइब्रिन जो बहुलक है इनका जाल आ जाएगा, इस तरह का एक जाल या नेटवर्क बन जाएगा। इस जाल या नेटवर्क में जो रक्त कणिकाएं हैं, प्रमुख रूप से जो आरबीसी है, वो फंस जाती हैं। जब इस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाएगी, ब्लड का बहना रुक जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना बोलेंगे। तो इस तरह से जो रक्त है, स्कंदन जो है, उसकी प्रोसेस या प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इसका किस तरह से कंप्लीट होगी पूरी प्रोसेस। सबसे फर्स्ट तो रक्त स्कंदन एक कैस्केड अभिक्रिया है। कैस्केड का मतलब है अभिक्रियाओं का पूरा एक जाल या नेटवर्क है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होंगी, बहुत सारे एंजाइम काम में आएंगे, इसलिए इसको कैस्केड अभिक्रिया बोला है। क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी द्वारा, जैसे ही कोई नलिका टूटेगी, धमनी हो, शिरा हो, शिरिका हो, कोई सी भी रुधिर वाहिनी यदि टूटती है तो उसके द्वारा कारक स्त्रावित किए जाते हैं। ये कारक प्लेटलेट्स की संरचना बदल देंगे। गोलाकार जो प्लेटलेट्स हैं उनको स्पाइनी, कांटेदार बना देते हैं, स्टिकी बना देते हैं। इसके बाद ये प्लेटलेट्स कटी हुई वाहिनी पर जाकर जुड़ जाती है। ये प्लेटलेट्स है कटी हुई वाहिनी पर जाकर जुड़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स का क्लॉट बनना। क्षतिग्रस्त, अब इसके बाद ये जो प्रोसेस हो गई, प्लेटलेट्स का क्लॉट बन गया, इसके बाद क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी और प्लेटलेट्स जो क्लॉट है वो क्या करते हैं, इनके द्वारा रक्त स्कंदन कारक स्त्रावित किए जाते हैं। ये रक्त स्कंदन कारक रक्त में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलेंगे।
कारक हमने पढ़े थे, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। थ्रोम्बिन द्वारा क्या किया जाएगा, रक्त में जो घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको अघुलनशील फाइब्रिन में बदला जाता है। अघुलनशील जो फाइब्रिन है, इनसे फाइब्रिन रेशे एकलक बनते हैं। इन रेशों को फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक या कारक नंबर 13 बहुलक में बदलेगा। इस तरह से बहुलक बना देगा। इन बहुलक से फाइब्रिन का जाल बनता है। इन बहुलक के आपस में मिलने से इस तरह का एक फाइब्रिन तंतुओं का जाल बनेगा। जो ये जाल है, इस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं, जिन्हें हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड की क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन की क्रिया संपन्न होती है। अब इसके बाद जो ये रक्त स्कंदन की जो प्रोसेस है, इसको हम एक चार्ट के द्वारा दर्शाएंगे कि किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। तो अभी हमने रक्त स्कंदन की क्रिया विधि को पढ़ा था। अब इसे एक चार्ट के द्वारा हम दर्शाएंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग किस तरह से होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में देखो क्या होगा, सबसे पहले जो वाहिनी है, रक्त वाहिनी का क्या होना, क्षतिग्रस्त होना। रक्त वाहिनी क्या हुई, क्षतिग्रस्त हुई। रक्त वाहिनी में कहीं पर कट लगा। कोई सी भी रक्त वाहिनी हो सकती है, धमनी, शिरा, शिरिका, धमनिका और केशिका, इनमें से किसी भी रक्त वाहिनी के अंदर क्षतिग्रस्त हुई वो, और वो टूट गई, कट गई किसी जगह से, तो उसे क्षतिग्रस्त होना बोलेंगे। क्षतिग्रस्त जब रक्त वाहिनी होगी तो क्या होगा, रक्त वाहिनी जो क्षतिग्रस्त हुई है वह कुछ कारकों को सिक्रेट करेगी, कुछ कारक स्रावित किए जाएंगे। तो क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी द्वारा, क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी द्वारा कारकों का स्त्रवण, रक्त स्कंदन के जो कारक है ना, उनका स्त्रवण किया जाएगा। ये कारक क्या करते हैं, कारकों द्वारा प्लेटलेट्स की संरचना में परिवर्तन। जो कारक स्त्रावित किए क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी ने, वो कारक प्लेटलेट्स की संरचना को बदल देते हैं। प्लेटलेट्स को कंटिका में बना देते हैं, स्टिकी बना देते हैं, जिससे वो आपस में चिपक जाए। ये चिपक संरचना में परिवर्तन होगा। ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉट का निर्माण करेंगे। प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे प्लेटलेट्स क्लॉट का निर्माण होगा। प्लेटलेट्स जो क्लॉट बना है, ये प्लेटलेट्स क्लॉट और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी, यानी दोनों, क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी और प्लेटलेट्स द्वारा रक्त स्कंदन कारकों, रक्त स्कंदन कारकों का स्त्रवण। प्लेटलेट्स का क्लॉट बना, इस क्लॉट ने, और जो रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त हुई थी, उस रक्त वाहिनी के द्वारा क्या हुआ, रक्त स्कंदन के कारकों का स्त्रवण हुआ। ये कारक क्या करेंगे, स्कंदन कारक प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देते हैं, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेंगे। कौन करते हैं, स्कंदन कारक। और इस क्रिया में एक विशेष आयन सहायक होते हैं, कैल्शियम आयन। यानी कैल्शियम आयन यदि कम है शरीर में तो क्लॉटिंग की प्रोसेस सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो रक्त स्कंदन में सबसे महत्वपूर्ण जो आयन है वो है कैल्शियम आयन। ये हो गया। इसके बाद जो ये थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त में जो घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसको
अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देगा। फाइब्रिनोजन है रक्त में घुलनशील प्रोटीन, इसको अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देगा। किसके द्वारा बदला जाता है? थ्रोम्बिन के द्वारा। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। ये जो फाइब्रिन है, यहाँ पर फाइब्रिन के एकलक बने, इन एकलकों को फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक आपस में जोड़ता है, जिससे फाइब्रिन का बहुलक या फाइब्रिन का जाल बन जाता है। तो नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर? नेक्स्ट प्रोसेस फाइब्रिन एकलक। एकलक का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट। इनसे फाइब्रिन किसका निर्माण होगा? बहुलक का। कौन बनाता है इसको? एक कारक हमने पढ़ा था, फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक। स्थिरीकृत कारक, कारक नंबर 13 जो था वो इसको करेगा, प्रोसेस को। फाइब्रिन एकलक को आपस में मिलाकर फाइब्रिन का बहुलक बना देगा। और यहाँ पर भी कौन से आयन हेल्प करते हैं? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इस क्रिया में सहायक होते हैं। फाइब्रिन जो बहुलक बना है, इस फाइब्रिन बहुलक के द्वारा फाइब्रिन का जाल बनेगा। इस फाइब्रिन जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाएंगी, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के थक्के का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड की जो क्लॉटिंग है या रक्त का जो स्कंदन है, वो प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड हमें याद रखना है, कैस्केड। अभी बताया था मैंने कैस्केड क्या होता है। अनेक अभिक्रियाएं इस ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में चल रही है। अनेक प्रकार के कारक यहाँ पर काम में आ रहे हैं, इसलिए ब्लड की क्लॉटिंग को हम कैस्केड अभिक्रिया कहते हैं। एंजाइम कैस्केड अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत सारे एंजाइम काम में आ रहे हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं, इसलिए कैस्केड बोलेंगे। दो प्रकार के कारक यहाँ सहायक होते हैं, एक इंट्रिंसिक कारक या आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक का मतलब जैसे एग्जाम्पल है प्लेटलेट्स। ऐसे कारक जो रक्त में पहले से उपस्थित है, उनको हम बोलेंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक का एग्जाम्पल क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो क्लॉट बना रही है वो आंतरिक कारक है। दूसरे बाह्य कारक, बाहरी कारक। बाह्य कारक ऐसे कारक हैं जिन्हें प्लेटलेट्स द्वारा, प्लेटलेट्स और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी द्वारा स्रावित किया जाता है। यानी ऐसे कारक जो रक्त में पहले से उपस्थित नहीं है, जब कोई रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त होगी, वो क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी जिनका स्त्रवण करेगी, जिनका सिक्रेशन करेगी, प्लेटलेट्स जो है जिनका क्लॉट बना है प्लेटलेट्स का, वो जिनका सिक्रेशन करेगी, उन्हें हम कौन से कारक बोलते हैं? बाह्य कारक। ऐसे कारक जो रक्त के अंदर पहले से उपस्थित हैं, उन्हें कौन से कारक बोला जाता है? आंतरिक कारक। तो दोनों प्रकार के कारक, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कारक, इस कैस्केड रिएक्शन को, कैस्केड अभिक्रिया को, एंजाइम कैस्केड क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। आंतरिक कारक भी इसमें योगदान देते हैं, बाहरी कारक भी इसके अंदर योगदान देते हैं। और इन चरणों के द्वारा या इन स्टेप में ब्लड का जो है क्लॉटिंग होता है या स्कंदन होता है। अब एक बार और इसका लास्ट में रिवाइज कर देता हूँ। ब्लड स्कंदन की क्रियाविधि में क्या हो रहा है? रक्त वाहिनी का क्षतिग्रस्त होना। ये रक्त वाहिनी है, चोट लगी, ये यहाँ से कट गई। रक्त वाहिनी का क्षतिग्रस्त होना। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी द्वारा कारकों का स्त्रवण। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी, इसने कुछ क्या सिक्रेट किए? कारक स्त्रावित किए, फैक्टर स्त्रावित कर दिए। कारकों द्वारा प्लेटलेट्स की संरचना में परिवर्तन। इन कारकों ने क्या किया? ये कारक है, प्लेटलेट्स की आकृति इस तरह की है, इनके अंदर चेंज कर दिया, इन्हें किस तरह की बना दी? कंटिका युक्त। इस तरह की प्लेटलेट्स में इनको चेंज कर दिया।
ये थर्ड स्टेप है, कारकों द्वारा प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया, उन्हें स्टिकी बना दिया। प्लेटलेट्स जब स्टिकी बन गई तो इन्होंने क्या किया, जिस जगह से रक्तवाहिनी कटी थी वहाँ पर किसका निर्माण कर दिया, क्लॉट का। ये प्लेटलेट्स कटे हुए हिस्से पर आकर चिपक गई, जिससे किसका निर्माण हुआ, प्लेटलेट्स क्लॉट का। ये प्लेटलेट्स क्लॉट बन गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त रक्तवाहिनी और प्लेटलेट्स दोनों के द्वारा कुछ कारक इसके अंदर सिक्रेट किए गए। इन कारकों को हम बोलेंगे रक्त स्कंदन कारक। रक्त स्कंदन कारक दोनों के द्वारा सिक्रेट होते हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी भी इन स्कंदन कारकों को स्रावित करेगी, प्लेटलेट्स भी इन कारकों को स्रावित करेगी। ये कारक क्या करते हैं, रक्त के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसे किसके अंदर चेंज कर देंगे, थ्रोम्बिन में। ये जो कारक सिक्रेट हुए स्कंदन कारक रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, रक्त के अंदर जो फाइब्रिनोजन है उसे किसके अंदर चेंज कर देगा, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन रक्त में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन है जिसको थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में चेंज कर दिया जाता है। और इस क्रिया में कौन से आयन सहायक होते हैं, कैल्शियम आयन। और फाइब्रिन बन गई, अघुलनशील प्रोटीन बनी। तो ये जो अघुलनशील प्रोटीन बनी है इसके द्वारा पहले तो क्या बन गया, फाइब्रिन एकलक। इस तरह की इसने एकलक इकाई का निर्माण किया। बहुत सारे फाइब्रिन एकलक बनेंगे, उन फाइब्रिन एकलकों से फाइब्रिन जाल का निर्माण होगा। फाइब्रिन का एक जाल बनेगा। फाइब्रिन जाल को बनाने का काम कौन सा कारक करता है, फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक। यानी इस प्रोसेस को कौन करता है, फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक। स्थिरीकृत कारक इस प्रोसेस को करेगा। यहाँ भी कौन से आयन सहायक होते हैं, कैल्शियम आयन। फाइब्रिन का जाल बना, इस तरह के रेशे बहुत सारे आपस में जुड़े, ये जाल इन्होंने बना दिया, ये फाइब्रिन का जाल बन गया। ये फाइब्रिन का जाल जो हमारी रक्त वाहिनी थी, कटी हुई रक्त वाहिनी थी जहाँ प्लेटलेट्स का क्लॉट था, जैसे ये रक्त वाहिनी, यहाँ प्लेटलेट्स का क्लॉट पहले बन चुका था, ये प्लेटलेट्स का क्लॉट है। इसके ऊपर ये फाइब्रिन का जाल जो है आकर जुड़ जाता है, फाइब्रिन का पूरा जाल इस पर जुड़ेगा। इस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती है। अब जो ये जाल बना है इसमें से रक्त कणिकाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, और जब जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाएंगी इस प्रोसेस को बोला जाता है रक्त का थक्का बनना। तो ये रक्त की क्लॉटिंग की या रक्त के स्कंदन की क्रियाविधि है। इन चरणों के द्वारा इस क्रियाविधि को संपन्न किया जाता है। मेन जो यहाँ पर काम में आ रहे हैं, रक्त के अंदर एक प्रोथ्रोम्बिन था, उससे किसका चेंज हुआ, वो थ्रोम्बिन में चेंज हुआ। थ्रोम्बिन ने एक घुलनशील जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन ब्लड के प्लाज्मा में घुला हुआ है, उसको किसके अंदर चेंज कर दिया, अघुलनशील फाइब्रिन में चेंज कर दिया। इन अघुलनशील फाइब्रिन के जो एकलक थे इनने आपस में मिलकर क्या बना दिया, ये जाल बना दिया। इस जाल में ये रक्त कणिकाएं फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे ब्लड का क्लॉट बन जाता है या ब्लड का थक्का बन जाता है। और इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रियाविधि है वह संपन्न होती है। इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड की क्लॉटिंग होगी। तो यहाँ हमने जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि है उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हार्ट की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हार्ट किस तरह की संरचना होती है, और उसके साथ साथ जो हार्ट है उसमें या मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से पाया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।